शुरू कर रहे हैं। 3 विधियां हम पढ़ चुके हैं। चौथी विधि का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक आधारित द्वंद्व योग विधि। इस विधि का पहला नियम है सर्वप्रथम खंडों की संख्या ज्ञात करनी होगी। यानी इस विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहला नियम अपना है कि सर्वप्रथम हम खंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। इन खंडों की संख्या का फॉर्मूला बनता है खंडों की संख्या बराबर अंकों की संख्या गुणा 2 माइनस 1। ठीक है, ये अपना पहला नियम है। जैसे मान लीजिए अपन को 45 का वर्ग पूछ रहा है, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि इसमें अंक कितने हैं। तो इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अंकों की संख्या। तो अंकों की संख्या है 2 इंटू 2 और माइनस 1। तो 2 दूनी 4 और 4 में से गया तो 3। यानी इसके हमें 3 खंड बनाने होंगे। क्लियर? ये आप सूत्र को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आपके पास खंडों की संख्या नहीं होगी तब तक हम इसका वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहला नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम खंडों की संख्या ज्ञात करनी होगी, और खंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा अंकों की संख्या गुणा 2 माइनस 1। इतना जब आपके पास आपको पता लग गया, अब उसके बाद में हमें नंबर 2 पे इनके फॉर्मूले और हमें ध्यान में रखने होंगे। सूत्र में देखना पड़ेगा कि हमारे पास 2 अंकों का वर्ग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको a का d फिर आ जाएगा AB का d और फिर आ जाएगा B का d। यहां जो B जो है इसका अर्थ है यहां है 1 अंक का द्वंद्व, यहां है 2 अंकों का द्वंद्व। B का अर्थ होता है द्वंद्व। तो यहां A है तो A 1 अंक है, A और B के हिसाब से इनको ऐसे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में ABC हम 3 अंक ले रहे। देखो साथ साथ आप खंडों की संख्या ध्यान रखना, कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। तो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 में से गया 3, तो 3 खंड हो गया। इसी प्रकार ये उदाहरण ले रहे हैं अपन, फिर संख्या के हिसाब से हल करेंगे। 3 हो गए तो यहाँ अंक कितने हो गए? 3, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में से 1 कम गए तो 5 खंड हो गए। ध्यान देना 5 खंड कैसे हो गए? यहां लिख देना हम A का D, इसके बाद में AB का D, इसके बाद में ABC का D, इसके बाद में BC का D और इसके बाद में C का D। क्लियर? इसके बाद में लिखेंगे ABCD। ABCD का वर्ग निकाल रहे हैं, तो अभी देखने पड़ेंगे अंक कितने हैं? 4। तो खंडों की संख्या कितनी होगी? 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम गए तो 7, 7 खंड होगी। कैसे? पहले हम लिखेंगे A का D, फिर आ जाएगा AB का D, फिर आ जाएगा ABC का D, फिर आ जाएगा ABCD का D, फिर आएगा
बी सी डी का डी, फिर आएगा सी डी का डी, और फिर आएगा डी का डी। तो देखो आप कितने खंड हो गए? 7, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके बाद में ए बी सी डी ई, सिर्फ 5 अंकों का वर्ग आपको पूछ सकता है। तो यहाँ 2 अंकों का वर्ग हो गया, या 3 अंकों का हो गया, या 4 अंकों का हो गया, और या 5 अंकों का हो गया। अब 5 अंक आ गए तो खंड कितने होंगे? 5 को 2 से करेंगे 10, और 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 खंड हो जाएंगे। देखिए आप, तरीका वही होगा, ए का डी, ए बी का डी, ए बी सी का डी, ए बी सी डी का डी, ए बी सी डी ई का डी, बी सी डी ई का डी, सी डी ई का डी, डी ई का डी, और ई का डी। इसी प्रकार से हो जाएगा, क्रम से हम बढ़ते जाएंगे। पहले 1 अंक ले लिया, फिर 2 अंक ले लिए। जब आपके पास 2 ही अंक हैं, 1 अंक को छोड़ के हम अगला 1 अंक ले लेंगे। तो इनको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे तो आपके पास ज्यादा सुविधा होगी। दोबारा देखिए, आप 2 अंकों का वर्ग निकालना है, तो ए का डी, ए बी का डी, और बी का डी। डी का अर्थ है द्वंद्व। इसके बाद में 3 अंक है, तो ए का डी, ए बी का डी, ए बी सी का डी, बी सी का डी, और सी का डी। अगर आपके पास 4 अंक है, तो 4 अंक तो कितने होंगे? 7 खंड हो गए। पहले में ए का डी होगा, फिर ए बी का डी होगा, फिर ए बी सी का डी होगा, फिर ए बी सी डी का डी होगा। देखिए इसमें 4 अंक है, यहाँ 4 अंक तक आ गए। फिर हमें एक एक अंक छोड़ना पड़ेगा। इससे ए को छोड़ दिया तो बी सी डी का डी, फिर बी को छोड़ दो सी डी का डी, और फिर सी को छोड़ दो डी का डी। ये क्रम हर में ऐसे ही चलता जाएगा। जैसे यहाँ 5 अंक है, तो 5 अंकों के लिए 9 खंड बनाने पड़ेंगे। ध्यान देना, पहले हम किधर से, बाईं तरफ से चलते हैं। पहले 1 अंक लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे, फिर 4 अंक लेंगे, फिर 5 अंक लेंगे। जब 5 अंक कंप्लीट हो गए तो बाईं तरफ से हमें एक एक अंक छोड़ते हुए चलना पड़ेगा। देखना, पहले ए का डी हो गया, फिर ए बी का डी हो गया, फिर ए बी सी का डी हो गया, ए बी सी डी का डी हो गया, ए बी सी डी ई का डी हो गया। अब ए को छोड़ देंगे, बी सी डी ई का डी, फिर सी बी को छोड़ देंगे, सी डी ई का डी, फिर सी को छोड़ देंगे, डी ई का डी, और फिर डी को छोड़ देंगे, ई का डी। तो ये आपका सूत्र है। तो पहले आपको खंडों की संख्या पता लगाना पड़ेगा। खंडों की संख्या जब आ गई तो आपको इन फॉर्मूलों का विशेष ध्यान रखना है। जब आपके पास फॉर्मूला क्लियर हो गया तो उसके बाद में तीसरा नियम इसमें पढ़ेंगे कि ए का डी, 1 अंक का डी कैसे निकाला जाता है, 2 अंकों का डी कैसे निकाला जाता है, 3 अंकों का डी कैसे निकाला जाता है, 4 अंकों का और 5 अंकों का डी ये कैसे निकाला जाता है। जब आपको ये तीनों नियम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आप आराम से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब अपन तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट में हम बी पढ़ रहे हैं। बी का मतलब होता है द्वंद्व। पॉइंट नंबर 3, ए का डी, अर्थात 1 अंक का द्वंद्व योग कैसे निकाला जाता है। तो 1 अंक का द्वंद्व योग आता है ए स्क्वायर। 1 अंक का द्वंद्व योग कुछ है तो इसका अर्थ क्या हुआ, उसका वर्ग करना पड़ेगा। इसके बाद में यदि आपके पास ए बी का डी निकालना है तो यहाँ ए बी कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए, और इन दोनों का भी द्वंद्व निकालना है तो क्या आएगा, 2 गुणा ए गुणा बी, अर्थात दोनों अंकों के गुणनफल का दुगुना लेना होगा। क्लियर। इसके बाद में ए बी सी का डी निकालना है, अर्थात आपके पास कितने
कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। और इन 3 अंकों का ध्रुव निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, जो बार बार के जो अंक है उनको गुणा करके दुगुना कर दो, और मध्य का जो एक अंक बच गया उसका वर्ग करते हैं। यहाँ देखो एक अंक है तो उसका क्या किया अपन ने? वर्ग। तो यहाँ भी वही में लगेगा 2 गुणा a गुणा c प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ एक अंक उसका b का स्क्वायर हो गया। इसके बाद में a b c d का d। अब यहाँ कितने अंकों का ध्रुव निकाल रहे हैं? 4 अंकों का। ठीक है, 4 अंकों में देखना वही, पहले हम बार बार के अंकों का गुणनफल का दुगुना कर देंगे। अब बच गए आपके पास अंदर के 2 अंक, तो 2 अंक बच गए तो उनका भी गुणनफल का दुगुना कर देंगे। देखिए आप 2 गुणा a गुणा d प्लस 2 गुणा b गुणा c। 4 अंक आ गए, a को d से गुणा करके दुगुना कर दिया और b को c से गुणा करके दुगुना कर दिया। और इसके बाद में a b c d e का d। अब अपने पास कितने अंक हो गए? 5 अंक हो गए। तो वही नियम होगा, पहले a को c से, फिर b को d से। अब बच गया कितना? फिर एक अंक। तो एक अंक उसका नियम है, उसका वर्ग करेंगे। 2 अंक है तो उनका गुणा करके दुगुना कर दो, एक अंक है तो उसका वर्ग कीजिए। जैसे देखो 2 गुणा a गुणा e प्लस 2 गुणा b गुणा d प्लस बच गए आपके पास c, तो c का स्क्वायर। तो ये आपके पास तीसरा नियम। पहले में क्या किया आपने? खंडों की संख्या का पता लगाया। दूसरे में क्या किया आपने? फॉर्मूला काम में लेके। तीसरे में अब हमें द्वंद्व निकालना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आपको ये द्वंद्व निकालना होगा। और उसके बाद में हम अगला आप चौथा नियम ये भी लिख सकते हैं कि प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में एक एक अंक लिखना होगा। ये लिख सकते हैं, नोट भी लगा सकते हैं। चौथा नियम, प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में एक एक अंक लिखना होगा। ये आपके पास 4 नियम हो गए। इन चारों नियमों को आप अच्छी तरह समझें और उसके बाद में इसका उर्ध्वगति आधारित द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। क्लियर हो गए सभी पॉइंट? सभी पॉइंट क्लियर हो गए? तो उसके बाद में अब हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के अनुसार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, या हम वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। वर्ग ज्ञात करने की 3 विधियां हम पढ़ चुके, चौथी विधि अपने पास चल रही है। देखिए इसकी एक विशेषता यह है कि 5 अंकों की संख्या तक का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 अंकों की संख्या का वर्ग आप वैसे गुणा करके हम करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपको उसने पूछ लिया कि 456 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 456 का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, कौन सी विधि काम ले रहे हैं? उर्ध्वगति आधारित द्वंद्व योग विधि। पहला नियम क्या है कि खंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहां कितने खंड होंगे? अंकों की संख्या कितनी है? यहाँ 3 में 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 में से घटाएंगे 5 खंड होंगे। अब 5 खंड कैसे होंगे? आप अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 अंक हो गए आपके पास। अब 5 अंक जब आपके पास हो गए तो अब यहां अपन क्या लेंगे? पहले तो लेंगे 4 का डी, फिर क्या लेंगे 4 5 का डी, फिर क्या लेंगे 4 5 6 का डी, फिर क्या लेंगे 5 6 का डी, फिर क्या लेंगे 6 का डी। ये फॉर्मूला है। और अब हमें डी का नियम ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ 1 अंक का डी क्या लगता है या 2 अंकों का डी क्या लगेगा।
या 3 अंकों का डी कैसे होगा? तो देखिए 1 अंक का डी है तो क्या करते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ 2 अंकों का डी निकालना है तो 2 अंकों में डी का सूत्र क्या होता है? दोनों अंकों को गुणा करके दुगुना कर दो। यहाँ कितनी अंक? 3, तो 3 का नियम क्या बताया था? पहले अंक और तीसरे अंक का दुगुना और मध्य अंक का वर्ग। फिर कितने अंक आ गए? 2, तो दोनों को गुणा करके दुगुना कर दो। और अब कितना आ गया? 1, तो उसका क्या कर दो? वर्ग कर दो। ये फॉर्मूला हो गया, ये हमने इसका डी निकाल लिया। अब इसको हम हल कर लें तो ये 4 चौक 16, ये 4 पंजो 20, 20 दूनी 40। अब इधर ध्यान रखना पड़ेगा, इनको गुणा करके इसका वर्ग करके इनको आपस में जोड़ देते हैं। देखिए 6 चौक 24, 24 दूनी 48 और 5 5 25। अब 48 में से 48 में अपन 25 जोड़ेंगे, तो 48 में 25 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 4 2 6 7 73 हो गए। इधर 6 पंचो 30, 30 दूनी 60 और ये आ जाएगा 96 36। ठीक है, एक अंक है तो उसका वर्ग कर देंगे, 2 अंक है तो दोनों के गुणनफल का दुगुना कर देंगे, 3 अंक है तो पहले और तीसरे अंक के गुणनफल का दुगुना और 1 अंक है मध्य का वर्ग। अर्थात यहां जैसे अपन ने लिया था ए बी सी, तो 2 गुणा ए गुणा सी प्लस बी का वर्ग। यहाँ 2 अंक है तो दोनों को गुणनफल का दुगुना और यहाँ 1 अंक है तो उसका वर्ग। फिर आगे क्या बताया था मैंने? प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में एक एक अंक लेना होगा। तो इसके लिए आप इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे आपको ज्यादा सुविधा रहेगी, लिखने में दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से लिख देंगे। तो पहले क्या जाएगा? यहाँ 6। अब ये 3 को शून्य में जोड़ेंगे 3, 6 को 3 में जोड़ देंगे तो 9, 7 को शून्य में जोड़ देंगे तो 7 और बच गए 4 को 16 में जोड़ देंगे तो 20। तो ये 456 का वर्ग आपको प्राप्त हो गया। कौन सी विधि से? ऊर्ध्वाधर आधारित द्वंद्व योग विधि से। क्लियर हो गया? अब एक उदाहरण और लेते हैं, 3 अंकों का लिया है। अब अपन 5 अंकों का ले लेते हैं, जैसे पूरे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे अपन ले रहे हैं 4 3 0 2 7 का वर्ग निकाल रहे हैं। ये आपके पास तो कितने अंक हो गए? 5 अंकों तक का ही वर्ग आपको पूछ सकता है, इसके बाद भी पूछेगा। तो देखिए आप सबसे पहले वही नियम है, खंडों की संख्या का पता लगाएंगे। तो अंक कितने हैं? 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 खंड हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंड हो गए। ठीक है, अब देखिए आप पहले क्या लेंगे अपन? 4 का डी, फिर क्या लेंगे? 43 का डी, फिर क्या लेंगे अपन? 430 का डी, फिर 4302 का डी, फिर 43,027 का डी, फिर 3027 का डी, फिर 027 का डी, फिर 27 का डी और फिर 7 का डी। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ 027 है तो हम 27 का निकाले, नहीं, आपके पास जो भी अंक अगर शून्य भी आ रहा है तो उसको भी हमें 7 लेना है, अन्यथा आपका आंसर गलत होगा, यदि आपने जो हल किया वो गलत होगा। देखिए आप यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक का द्वंद्व निकालेंगे तो क्या होगा? उसका वर्ग है। यहाँ कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 अंकों का द्वंद्व निकालेंगे तो दोनों अंकों के गुणनफल का दुगुना, तो 2 गुणा 4 गुणा 3। यहाँ कितने अंक हो गए?
3, तो 3 का 3 ध्यान रखना, और बच गया 1 अंक, उसका वर्ग हो गया। 4 अंक है, तो 4 अंक में क्या करेंगे, 2 गुणा 4 गुणा 2 प्लस 2 अंक बच गए, 2 गुणा 3 गुणा 0, ठीक है। इसके बाद में आपके पास कितने अंक है, 5, तो 5 में क्या करेंगे, 2 गुणा 4 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 2 प्लस क्या बच गया, जी का स्क्वायर। लेकिन इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रम ध्यान रखना, 4 और 7 का गुणा करके गुणा कर देंगे, फिर 3 और 2 का गुणा करके गुणा कर देंगे, फिर क्या बचता है आपके पास 1 अंक, तो उसका वर्ग कर देंगे। ऐसे ये होगा 3 और 7 का गुणा, फिर 0 गुणा 2 गुणा 2, देखिए 3 और 7 0 2, अब कितने अंक आ गए, तो 0 और 7, 0 गुणा 7 गुणा 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, कितने अंक है, 2 गुणा 7 गुणा 2 और 1, तो 7 का वर्ग। बस इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना आप, इसमें 5 अंकों का नियम याद रखना। देखो 1 अंक है, 4 का वर्ग 4 चौके 16, 2 अंक है, तो 4 दिए 12, 12 दूनी 24। यहाँ क्या होगा, 2 को 4 से करेंगे 8, 8 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, तो इसको मतलब नहीं है, बच गया 3, 3 का वर्ग 3 दिए 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 2 को 4 से करेंगे 8 और 8 दूनी 16, इधर 2 को 3 से गुणा किया फिर 0 आया, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 दूनी 6, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा। याद रखो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, साइड में आप लिख लें, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, जोड़ेंगे तो कितने हो गए, यहाँ 0 का वर्ग है तो 0, तो कितना हो गया 68। फिर देखिए इधर 7 दिए 21, 21 दूनी 42, और ये 2 दूनी 4 को 0 से 0, तो कितने हो गए 42। फिर 7 दूनी 14, 14 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और ये आएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, और ये आएगा 7 2 7 49। तो ये आपके पास हो गया। अब हम क्या करना है, अब हमें सिर्फ प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में एक एक अंक देना है, तो आप लिख लें, ज्यादा स्वीकार रहेगी। 16 ऐसे कैसे देंगे, 4 और 2। अब देखो यहाँ एक ही अंक है, तो आप क्या लगा सकते हैं, अंक तो ये लेना है, लेकिन इससे पहले शून्य लगा सकते हैं। फिर 6 1, फिर 8 6, फिर 2 4, फिर यहाँ वही कंडीशन आ गई, तो 4 0, फिर 8 2 और फिर 9 4। होने के बाद में अब हम इनको लिख देंगे, उधर से पहले क्या लिखेंगे 9। अब क्या होगा, ये 4 8 में जुड़ जाएगा, तो 4 8 में जुड़ेगा तो कितने हो गए 12, 12 का एक अंक क्या होगा 2, बच गया क्या 1, 1 को पहले इसमें जोड़ देंगे, तो 2 1 3, 3 को 4 से जोड़ देंगे कितने हो गए 7, फिर 0 2 में जुड़ जाएगा 2, फिर 4 में 8 जुड़ेगा, तो वही 8 4 12, 12 का 2, बच गया 1, 1 बच गया वो शेष अंक में जुड़ जाएगा, 6 1 7, 7 में 6 जोड़ दो 13, 13 13 का 3 ले लिया, बच गया फिर 1 1 1 2, 2 किस में जोड़ेंगे 9, 9 और 2 11, 11 में 1 बच गया 1, 1 को 0 में जोड़ दो 1, और 1 में 4 जोड़ दो 5, और ये 2 किस में जोड़ दो 16 में जोड़ दो, 16 2 18, तो ये आपके पास 43,027 का वर्ग प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से 2 उदाहरण मैंने बता दिए हैं, आप प्रयास करें, आराम से आप इन नियमों को यदि ध्यान में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों के नहीं। 4 विधि अपनी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में अपन 5वीं विधि पढ़ रहे हैं, और 5वीं विधि का है सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। ये 5वीं विधि है।
पांचवी विधि का नाम है सूत्र निखिलम। कोष्टक में आप लिख सकते हैं आधार या उपाधार विधि। इसमें देखो दो है, आधार और उपाधार। ये संख्या को देखकर हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसमें आधार विधि काम आएगी या उपाधार विधि। अब इसका सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, इसमें दो पार्ट हो गए इसके। पहला पार्ट क्या हो गया, सूत्र निखिलम आधार विधि। दूसरा पार्ट क्या हो गया, सूत्र निखिलम उपाधार विधि। क्योंकि जब तक दोनों विधि क्लियर नहीं होगी तब तक आप कंफ्यूज होंगे और प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। तो इसका पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं सूत्र निखिलम आधार विधि से वर्ग ज्ञात कर। देखना इसका पहला नियम है, सर्वप्रथम संख्या का निकटतम आधार 1, 10, 100, 1000 आदि लेना होगा। ध्यान से समझना, सर्वप्रथम संख्या का निकटतम आधार, कोई भी संख्या हम ले रहे हैं और उसका निकटतम आधार, आधार आप 9th क्लास में पढ़ा है कि आधार क्या होता है, 1, 10, 100, 1000 आदि। आदि का मतलब बड़ी संख्या तो और भी बड़ा आधार हो सकता है। नंबर 2 पे लिखेंगे अपन विचलन ज्ञात करना होगा। अब यहां में विचलन का सूत्र याद रखना होगा। विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। यदि उपाधार विधि काम में ले रहे हैं तो ओब्लिक उपाधार आ जाएगा, लेकिन यहां हम सिर्फ कौन सी विधि काम में ले रहे हैं, आधार विधि, इसलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। क्लियर? पहला पॉइंट क्या हुआ, सर्वप्रथम संख्या का निकटतम आधार 1, 10, 100, 1000 आदि लेना होगा। इसके बाद में दूसरा नियम है विचलन ज्ञात करना होगा, और विचलन का ये फॉर्मूला जो है वो आपके ध्यान में रहना चाहिए। विचलन का फॉर्मूला है संख्या माइनस आधार, यानी जो भी संख्या आपको दे रखी है, आपने जो भी आधार लिया उसमें से घटा। नंबर 3, निम्न सूत्र का प्रयोग करना होगा। क्या करना पड़ेगा, सूत्र क्या है, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। सूत्र क्या लगाना पड़ेगा आपको, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का वर्ग। इसके बाद में इसका चौथा जो नियम है वो अपन लिख सकते हैं, आधार में जितने शून्य हों उतने ही अंक दक्षिण पक्ष में लिखे जाएंगे। लिखे जाए। देखो ये कौन सा है, वाम पक्ष है, जिसको बायां पक्ष बोल सकते हैं, और ये कौन सा है, दक्षिण पक्ष। तो यहां पर उतने ही अंक ले रहे हैं जितने आपने आधार में शून्य लिए हैं। आधार में कितने शून्य, उतने अंक यहां आ जाएंगे। तो आपके क्या नियम हो गए, नंबर 1 सर्वप्रथम संख्या का निकटतम आधार 1, 10, 100, 1000 आदि लेना होगा। नंबर 2 हमें क्या याद करना पड़ेगा,
विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। विचलन का सूत्र है संख्या माइनस आधार, और उसके बाद में इसका सूत्र है संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। और चौथा क्या है, आधार में जितने शून्य हो उतने ही अंक दक्षिण पक्ष में लिखे जाएंगे। क्लियर? ये कौन सी विधि चल रही है अभी? आधार विधि चल रही है। जब ये क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद में हम उप आधार विधि पढ़ेंगे, क्योंकि संख्या जो है उसको देखकर उससे पता लगाएंगे कि यहाँ कौन सी विधि लग रही है, तभी हम सही कर पाएंगे। देखो जैसे सबसे पहले हम आधार विधि का मामले में जैसे 12 का वर्ग निकालना है। अब आपको मालूम है कि 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ विधि का मिल है, देखिए यहां हम संकेत ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ संकेत। संकेत में सबसे पहले में आधार लेना पड़ेगा। बताइए 12 का आधार क्या होगा? तो 12 का आधार क्या होगा? 10, क्योंकि 12 के नजदीक शून्याङ्क वाली संख्या क्या है? 10, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा आपको क्या निकालना पड़ेगा? विचलन। और विचलन का सूत्र क्या बताएगा? संख्या माइनस आधार। तो यहाँ संख्या कितनी है? 12, और 12 में से क्या लिखा हो गया? 10। कितने बचे? 2 आपके पास क्या हो गया? विचलन। अब ध्यान रखना कि विचलन प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो संख्या जो आए वो आधार से बड़ी आए, कई बार छोटी भी आ सकती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विचलन प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। मैं दोनों उदाहरण बताऊंगा। अब देखो सूत्र लगाएंगे अपने यहां, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखिए संख्या कितनी है? 12, प्लस विचलन कितना है? 2, ओब्लिक विचलन का वर्ग 2 का वर्ग। 12 में 2 जोड़ दो 14, 2 में 4, ठीक है। अब देखो लास्ट का नियम क्या बताया था अपन कि आधार में जितने शून्य हो, आधार में कितना शून्य है? यहाँ 1 है, तो दक्षिण पक्ष में कितना अंक आएगा? 1। तो इनको लिख देंगे तो कितने हो जाएंगे? 144। इसका मतलब हो गया 12। कौन सी विधि लग गई? सूत्र निकला, आधार विधि लग गई। क्लियर? संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का वर्ग। इसमें पहले संकेत में ये चीजें आप क्लियर कर लें कि आधार क्या होगा, विचलन क्या होगा। ये दोनों क्लियर होने के बाद में आगे हल करेंगे। देखो अब दूसरी संख्या वो लेते हैं। विचलन यदि मान लीजिए माइनस का हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे आपको पूछ लिया 98 का स्क्वायर, ठीक है। संकेत तो रखेंगे अपन। देखिए आप सबसे पहले हम देखेंगे कि 98 का आधार क्या हो सकता है। तो आप देखिए 98 के निकटतम शून्याङ्क वाली संख्या कौन सी है? 100। क्लियर? अब हम क्या निकालेंगे? विचलन। और विचलन का सूत्र क्या होता है? संख्या माइनस आधार। तो हम क्या करेंगे? 98 में से कितना घटा देंगे? 100। तो कितने बच गए? 2। तो यहाँ देखो विचलन किसका हो गया? माइनस का। अभी जस्ट पहले हमने प्लस का विचलन पढ़ा था, अब हम माइनस का पढ़ रहे हैं, ठीक है। सूत्र देखिए, सूत्र आ जाएगा आपका संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखिए संख्या कितनी है? 98, प्लस विचलन कितना है? माइनस का 2, विचलन का वर्ग -2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। इधर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 2 दूनी 4। अब यहाँ ये माइनस का चिन्ह है, तो ये 2 जो है वो 98 में से घट जाएंगे। तो 98 में 2 गए तो कितने हो गए? 96। इधर क्या बच गया? 4। अब देखो लास्ट वाला नियम क्या था अपना कि आधार में जितने शून्य हो उतने ही अंक आपको कौन से पक्ष में लेने पड़ेंगे? दक्षिण पक्ष में। दक्षिण पक्ष में कितने अंक है? 1। तो हमें 1 अंक वो लेना है।
तो ध्यान रखना वो एक अंक में 0 लिखेंगे। एक अंक लेना हो या 2 अंक लेना है हमेशा 0 लिखेंगे, और 0 हमेशा जो भी अंक है उसके बाईं तरफ लेंगे, न कि दाईं तरफ। ठीक है, इधर नहीं लेंगे, इधर लेंगे। तो कितना 0 लेना है आपको? 1 लेना है। क्यों? क्योंकि आधार में कितने शून्य हैं? 2। दक्षिण दक्षिण में कितने हैं? कौन सी? 2। तो 2 हो गए। अब इनको ऐसा ऐसा लिख देंगे 9604। तो 98 का वर्ग अपन ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9604। तो इस तरीके से आप सूत्र निखिलम आधार विधि से आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट कौन सी विधि ले रहे हैं अपन? उपाधार विधि। इजी है, थोड़ा सा समझिए। और दूसरा पार्ट इसका ख्याल करते हैं और लिखेंगे अपन सूत्र निखिलम उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें पहला नियम है सर्वप्रथम संख्या का निकटतम आधार 1, 10, 100, 1000 आदि लेना होगा। वही नियम है। नंबर ये तो हो गया। इसके बाद में अपन क्या है? उपाधार अंक का पता लगाना पड़ेगा। उपाधार अंक ज्ञात करना होगा। नंबर 3 उपाधार संख्या ज्ञात करनी होगी। नंबर 4 विचलन ज्ञात करना होगा। विचलन का सूत्र यह विचलन बराबर संख्या माइनस उपाधार। चेंज हो गया। ठीक है, आधार विधि में क्या लग जाएगा? आधार, और उपाधार विधि में क्या लग जाएगा? उपाधार। उपाधार संख्या क्या है? ये। और नंबर 5 निम्न सूत्र का प्रयोग करना होगा। निम्न सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र क्या है? थोड़ा सा परिवर्तन है। उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। सूत्र वही है। संख्या प्लस विचलन का वर्ग था आधार विधि में, या उपाधार अंक आ जाएगा। और इसके बाद में आपका जो छठा नियम वही है। आधार में जितने शून्य हो उतने ही अंक दक्षिण पक्ष में लिखने होंगे। ये 5 नियम हो गए। नंबर 1 दोबारा कर देता हूं मैं। सर्वप्रथम संख्या का निकटतम आधार 1, 10, 100, 1000 आदि लेना होगा, जो ले चुके हो आप पहले। उपाधार अंक ज्ञात करना होगा। उपाधार संख्या ज्ञात करनी होगी। विचलन ज्ञात करना होगा। विचलन का सूत्र है विचलन बराबर संख्या माइनस उपाधार, और निम्न सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र है उपाधार अंक कोष्टक बंद कोष्टक संख्या प्लस विचलन कोष्टक बंद ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब इसका उदाहरण लेते हैं कि आधार विधि और उपाधार विधि में क्या अंतर है। जैसे देखो अपन ने उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास 22 का वर्ग पूछ लिया,
कौन सी विधि चल रही है अपनी? उपादान विधि। तो आप इधर संकेत में नंबर 1 सबसे पहले क्या पता लगाएंगे आप? आधार। तो अब इसका आधार क्या होगा? 22। 22 का आधार क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, लेकिन अब हमें तो इसका विचलन पता लगाएंगे। तो विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है? 22, और 22 में से पर 10 घटाएंगे तो विचलन कितना आया? 12। विचलन कभी भी आधार से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर विचलन आधार से बड़ा हो गया तो फिर हमें उपाधार विधि काम में लेनी होगी। इसलिए यहां पहले हमें उपाधार अंक लेना होगा। उपाधार अंक का अर्थ है कि इस 10 को किससे गुणा करें कि हम 22 के निकटतम संख्या तक पहुंच जाएं। तो हम 10 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो 10 दूनी 20। तो इसलिए उपाधार अंक कितना हो गया? 2। और इसके बाद में हम उपाधार संख्या, उपाधार संख्या लिख सकते हो या उपाधार लिख सकते हो। तो कितना होगा उपाधार? 10 गुणा 2 बराबर 20। और इसके बाद में अपन क्या निकालेंगे? विचलन। विचलन का सूत्र आ जाएगा संख्या माइनस उपादान। तो संख्या कितनी है? 22, और उपादान कितना है? 20। 22 में से 20 गया तो 2 बच गया। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। उपादान संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखिए उपादान अंक क्या है? 2। क्वेश्चन लगा देंगे संख्या कितनी है? 22, और विचलन कितना है? 2। विचलन कितना है? 2 का वर्ग। अब हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 2 गुणा इनको जोड़ेंगे तो 22 और 2 24, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब 24 को 2 से करेंगे तो 24 दूनी 48, और ये कितने हो गए? 4। अब देखो आधार में कितना शून्य है? 1। तो यहां भी 1 करता आएगा तो कितने आ जाएंगे? 484। तो 22 का वर्ग कितना हो गया? 484। तो ये कौन सी विधि काम में आ गई? आपकी उपाधार विधि। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं, और इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि आधार और उपाधार विधि में इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। जैसे कोई संख्या लेते हैं अपन, का वर्ग निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो अभी अपन ने इस का वर्ग आधार विधि से किया था, अब इसका वर्ग हम उपाधार विधि से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसका आधार पता लगाएंगे। तो इसका आधार क्या होगा? अगर आधार विधि से करेंगे तो आधार कितना होगा इसका? 100। लेकिन हम उपाधार विधि से कर रहे हैं तो इसका आधार कितना ले लो आप? 10 ले लो। इसके बाद में हम पता लगाएंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होगा? 10 को किससे गुणा कर दो? 9 से। तो इसका मतलब क्या है? उपाधार अंक 9 है। ठीक है, तो उपाधार कितना हो गया? इसे उपाधार भी बोल सकते हो, उपाधार संख्या भी बोल सकते हो। कितनी हो गई? 90। और अब विचलन बताओ कितना आएगा? विचलन आ जाएगा संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या कितनी है? 58, और उपाधार कितना? 90। तो 98 में से 90 घटाएंगे तो कितने आ गए? 8। ये क्या आ गया आपके पास? विचलन आ गया। अब सूत्र लगा देंगे उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन, और यह आ जाएगा आपके पास विचलन का स्क्वायर। ठीक है, देखिए उपाधार अंक कितना है? उपाधार अंक है आपके पास 9, संख्या कितनी है? 98, और विचलन कितना है? 8, और विचलन 8 की पावर 2। अब देखिए 98 में 8 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 8 16, 9 1 10, और इसको किससे गुणा कर देंगे? 9 से, और ये कितना हो जाएगा? 64। अब इसको गुणा करेंगे 9 6 54,
और ये 5 और ये 2, ठीक है। अब देखिए यहां कितने आ गए, 64 आ गए, ठीक है। दक्षिण पक्ष में कितने अंक लेते हैं हम, आधार में कितना शून्य है, 1, यहाँ कितने अंक हैं, 2, लेने कितने हैं, 1 अंक, तो 4 आ जाएगा 6। तो ये 4 को ऐसे लिखेंगे, 6 4 10, 5 1 6, कितने हो गए, 9604। ये इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। यानी 98 को 98 से गुणा करेंगे तो 9604। कौन सी विधि हो गई ये हो गई आपकी उपाधार विधि। तो अब इसमें आप ये 98 एक ऐसी संख्या है, इसको आधार विधि से भी कर सकते हैं और उपाधार विधि से भी कर सकते हैं। तो ये अपने पास वर्ग ज्ञात करने की 5 विधि क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम घनफल या घन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें घनफल या घन की परिभाषा के लिए उनकी कि क्या होता है। घनफल आप छोटी क्लास में खूब पढ़ा है, घन किसी संख्या को उसी संख्या से परस्पर 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घनफल कहलाता है। परिभाषा परीक्षा में पूछते हैं, आपको उसके लिए ध्यान में रखना कि घनफल क्या होता है। जैसे मान लो 2 है और 2 के ऊपर घात 3 लगी हुई है, इसका मतलब है हमें 2 का घनफल निकालना है। तो 2 को कितनी बार गुणा कर देंगे, 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घनफल 8 है। इस तरीके से ये आपका घनफल है, ये अपन सीख रहे हैं। और घनफल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं मेरे पास। घनफल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं अपने सिलेबस में, 3 विधियां हैं। तो 3 विधियों में नंबर 1 पहली विधि पढ़ रहे हैं, उपसूत्र आनुरूपेण। उपसूत्र आनुरूपेण विधि, कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, उपसूत्र आनुरूपेण विधि से हम घनफल ज्ञात कर रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला है, बस आप वो फॉर्मूला ध्यान में रखें। इसके लिए है आपको यहां 2.5 अंक की क्यूब 3 गुणा 2.5 अंक स्क्वायर गुणा इकाई अंक 3 गुणा 2.5 अंक गुणा इकाई अंक स्क्वायर और इकाई अंक की क्यूब। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि उपसूत्र आनुरूपेण विधि में 2 ही अंकों का आपको घनफल या वर्ग हो सकता है। तो इसमें 2.5 अंक का क्यूब होगी, 3 गुणा 2.5 अंक स्क्वायर गुणा इकाई का अंक, 3 गुणा 2.5 का अंक गुणा इकाई के अंक का वर्ग ऑब्लिक इकाई के अंक की क्यूब। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लो उसने पूछ लिया आपको 43 का घनफल निकालो, या इसको क्यूब भी कह सकते हैं घनफल। तो देखो इसमें हमें इकाई और 2.5 के अंक की पहचान करनी है। तो यहां इकाई का अंक है 3 और 2.5 का अंक है 4। बस ये तीनों करते जाओ और फॉर्मूले में इसका मान रखते जाओ। तो क्या आएगा, 4 की पावर 3, फिर क्या आएगा 3 गुणा 4 की स्क्वायर गुणा 3, फिर 3 गुणा 4 गुणा 3 का स्क्वायर, फिर 3 की क्यूब। क्लियर हो गया, सूत्र में मान रख दिया। अब इनको हल करेंगे तो 4 को 3 बार करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इधर करेंगे 4 चौक 16 और 16 दिए 48, और 48 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो 8 दिए 24 और 4 दिए 12 और 2 14। इधर 3 9, 9 दिए 27 और 27 चौका 108, 27 चौका 108 और 3 दिए 9, 9 दिए 27।
इनमें जो गुणा है वो आपको ध्यानपूर्वक करना होगा। फिर क्या करेंगे, आपको टिप्पणी में ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में एक एक अंक लेने हैं। जैसे ये 64 ऐसा कैसा जाएगा, इसमें 4 आएगा, 14 हो जाएगा, 8 आएगा। जो अंक लेना है उसको बढ़ा लो और जिनको दूसरे में भेजना उनको छोड़ा लो। 7 और 2, तो देखो क्या आएगा, यहां तो आ जाएगा 7। फिर ये 2 किस में जुड़ जाएंगे, 8, तो 8 और 2 10, बच गए 1 को 10 में जोड़ दो 11, 11 और 4 15 का 5, बच गया 1, 14 1 15, 15 में 4 जोड़ दो 19 का 9, बच गया 1, तो कितना हो गया 79,507। ठीक है, ये आपका घनफल आ गया। एक धातु बोल लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही अंकों का घनफल ज्ञात करना होगा। जैसे मान लीजिए अपन को 11 का घनफल निकालना है, कौन सी विधि से, उपसूत्र अनुरूपण विधि से। तो देखो उसमें दहाई का अंक भी एक है और इकाई का अंक भी एक है। 1 की पावर 3, 3 गुणा 1 की पावर 2 गुणा 1, 3 गुणा 1 गुणा 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3। तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे और ये 1 आ जाएंगे। अब देखो सब में एक एक अंक है, तो क्या लिखेंगे अपन, 1 3 3 और 1। तो 11 को 3 बार हम जब गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगा। तो ये आपकी कौन सी विधि क्लियर हो गई, उपसूत्र अनुरूपण विधि। उपसूत्र अनुरूपण विधि से आप घनफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आप घनफल निकालने के लिए दूसरी विधि का अध्ययन करते हैं और दूसरी विधि का नाम है सूत्र। घनफल ज्ञात करने की अपन दूसरी विधि पढ़ रहे हैं, सूत्र एकाधिकरण पूर्वण विधि। इस विधि का फॉर्मूला है, सूत्र वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूत्र है दहाई अंक स्क्वायर गुणा उसका एकाधिक ऑब्लिक दहाई अंक स्क्वायर गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा दहाई अंक गुणा इकाई अंक स्क्वायर ऑब्लिक इकाई अंक की क्यूब। ये आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दहाई अंक स्क्वायर गुणा उसका एकाधिक, दहाई अंक स्क्वायर गुणा उसका विचलन, 3 गुणा दहाई अंक गुणा इकाई अंक का वर्ग और इकाई अंक की क्यूब। अब यहां विचलन का फॉर्मूला अलग होगा। विचलन का फॉर्मूला होगा 3 गुणा इकाई अंक माइनस 10। ये आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना होगा। इस यहां विचलन अलग होगा, विचलन आपने विचलन का सूत्र दूसरा है कि और पढ़ाया आधार संख्या माइनस आधार, लेकिन यहां ये नहीं लगेगा, यहां ये लगेगा विचलन बराबर 3 गुणा इकाई का अंक माइनस 10। जैसे मान लो अभी अपन 11 का क्या निकाल रहे हैं, घनफल निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए आप दहाई का अंक, तो इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक भी 1 है, तो क्या लिखेंगे 1 की स्क्वायर गुणा उसका एकाधिक, 1 का एकाधिक कितना हो गया 2। ठीक है, फिर दहाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर गुणा विचलन निकालेंगे, तो विचलन देखो 3 गुणा इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है 1 और माइनस इसमें से क्या घटा देंगे 10, तो कितने बच गए माइनस के 7 बच गए। तो यहां लिख देंगे अपन माइनस के 7। फिर 3 गुणा दहाई अंक, तो दहाई अंक कितना है 1,
और इकाई अंक 1 का स्क्वायर और इकाई अंक की क्यूब 1 की क्यूब। इनको हल करेंगे तो ये कितने हो गए 2, ये कितने हो गए माइनस के 7, ये कितने हो गए 3 और ये कितने हो गए 1। अब देखो यहाँ ये माइनस की संख्या है, तो ये माइनस की संख्या तो यहाँ आधार पर 10 लेना पड़ेगा। तो 10 किस ये 7 वो किस में से कटेगा 10 में से कटेगा, 10 में से कटेगा तो इसमें से एक कम लेना पड़ेगा, तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 7, ये 3 और ये 1, तो ये हो जाएगा 1, 10 में 7 ले तो 3, ये भी 3 और ये 1। अब इसमें भी वही नियम होगा कि प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में एक एक अंक लिखा जाएगा, अर्थात 1, 3, 3 और 1, यानी 11 का गुणनफल आएगा 1331। कौन सी विधि चल रही है सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि। एक फॉर्मूला और ले लेते हैं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और उसके बाद में इस फॉर्मूले आपको मान रखने हैं। जैसे मान लो 47 का घनफल पूछ लिया, कौन सी विधि से सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि से, ठीक है। देखिए यहाँ इकाई का अंक है 7 और धाई का अंक है 4, तो 4 की पावर 2 गुणा उसका एकाधिक, तो 4 का एकाधिक 5, कितना हो गया, और विचलन निकालना है तो 3 और इकाई का कितना हो गया 7, तो 7 की 21 और 21 में से 10 गए तो 11, तो यह आएगा 11। फिर 3 गुणा धाई का अंक और गुणा इकाई के अंक का वर्ग और इकाई के अंक की क्यूब। अब इनको करेंगे तो 4 चौक 16, 16 पंजो 80 और यहाँ 16 को कितने से गुणा कर देंगे अपन 11 से, तो 11 छिक 66 और 11 6 17 176। इधर क्या करेंगे 7 7 49 49 को किससे करेंगे 12 से, तो 12 में 108 हासिल की 10 और 12 चौक 48 48 और 10 58 और यहाँ कितने आ जाएंगे 7 को 7 से करेंगे तो 343। क्लियर कर लेते हैं एक बार 7 7 49 9 7 63 6 7 चौक 28 6 34। क्लियर हो गया। फिर देखिए आप क्या करते हैं, अब अपन एक एक अंक लेते हैं, तो यहां क्या आएगा 3 और ये यहां 8 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा और ये 80 80। अब लिखेंगे अपन 3 लिख देंगे। अब ये 34 जो है वो 8 में जोड़ेंगे, तो 34 और 8 42, तो 42 का बच गए 4 को पहले 58 में जोड़ेंगे, तो 58 और 4 62, 62 में 6 जोड़ देंगे, 62 और 6 68, बच गए 6 को 17 में जोड़ देंगे, 17 और 6 23, 23 को आप 80 में जोड़ दो तो कितने हो गए 103। तो ये आपका आ गया 47 का और अपन ने घनफल निकाल दिया। तो ये आपकी सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि के लिए होगी घनफल ज्ञात करने। और इसके बाद में घनफल ज्ञात करने की तीसरी विधि हम पढ़ते हैं, और तीसरी विधि का नाम है सूत्र निखिलम आधार या उपाधार विधि। तीसरी विधि का नाम क्या है, सूत्र निखिलम आधार या उपाधार विधि। इसमें वही है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आधार विधि काम में आ रही है उपाधार विधि। अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने सूत्र निखिलम विधि निखिलम आधार या उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात किया था, तो वैसे ही इसमें पहले हमें आधार ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसका विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। उसका पहला है सूत्र निखिलम आधार विधि से घनफल ज्ञात करना।
तो इसका सूत्र होगा संख्या प्लस विचलन गुणा 2, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और यहां आ जाएगा विचलन की क्यू। ठीक है, और खैर सूत्र निखिलम उपादान विधि से घनफल ज्ञात करना। इसका सूत्र आएगा उपादान स्क्वायर संख्या प्लस विचलन गुणा 2। उपादान अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन की क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले हैं। संख्या को देखकर हमें ये पता लगाना होगा कि इसमें आधार विधि काम आ रही है या उपादान विधि। यदि आधार विधि काम आ रही है तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है, और यदि उपादान विधि काम में आ रही है तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि संख्या को देखकर पता लगाना होगा कि इसमें कौन सी विधि काम में आ रही है, और फिर वही फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 12 का घनफल पूछ रहा है, तो 12 का घनफल पूछ रहा है तो संख्या को देखकर पता लगा लेंगे कि इसमें आधार विधि काम में आएगी, और आधार विधि यदि काम में आ रही है तो हमें आधार और उसके विचलन का पता लगाना है। जैसे यहाँ संकेत में लिख देते हैं अपन, संकेत में आधार तो क्या हो जाएगा, इसका आधार तो हो जाएगा 10, और विचलन क्या आएगा, विचलन आ जाएगा 12 में से 10 गए तो 2। अब हम इसका सूत्र लगाएंगे संख्या प्लस विचलन गुणा 2, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन की क्यूब। देखिए अब संख्या कितनी है 12, विचलन कितना है 2 गुणा 2, 3 गुणा विचलन का वर्ग 2 का वर्ग और 2 की क्यूब। अब इनको करेंगे 2 दूनी 4, 4 को 12 में जोड़ देंगे तो 16। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 4 दिए 12 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसमें वही नियम ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि आधार में कितने शून्य हैं। तो इसकी टिप्पणी ये होगी प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में आधार में जितने शून्य हो उतने ही अंक लिखे जाएंगे। तो इसका परिवर्तन करेंगे, ये तो 16, ये 2, 1, यहाँ 8 जीरो लगा लो, ये तो गया 8, 0 को 2 से गुणा करेंगे 2 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना गया 1728। इसका जांच भी कर सकते हैं कि कई बार गलती हो जाती है। 12 को 12 से करेंगे 144, 144 को 12 से 12 चौक 48, 4 12 चौक 48 और 4 52, 12 और 5 17, कितने हो गए 1728। और ये भी कितने हो गए 1728। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। तो इसमें टिप्पणी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि निखिलम विधि अगर है तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक प्रथम खंड के अलावा सभी खंडों में लेने हैं। अगर आधार में 1 शून्य है तो 1 अंक ले रहे हैं, और 2 शून्य है तो 2 अंक ले रहे हैं। ये कौन सी विधि होगी आपकी आधार विधि। और अब हम उपादान विधि का फॉर्मूला काम ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 12 दिया अपन ने, यहां लेते हैं अपन 23 की क्यूब, घनफल निकाल रहे हैं तो इसमें वही का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको आधार, तो ये इसका आधार कितना होगा 10, संकेत ले रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद में उपाधार अंक लेंगे, तो 10 को किससे गुणा करेंगे, इसके नजदीक चले जाएंगे 2 से, तो यहां आ जाएगी उपाधार, तो यह आ जाएगा 10 गुणा 2 बराबर 20। और इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, विचलन, तो विचलन क्या करेंगे, 23 में से 20 घटाएंगे तो कितने आ गए 3। और अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो इसका फॉर्मूला है उपादान स्क्वायर संख्या प्लस विचलन गुणा 2, उपादान 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और ये हो गया विचलन की क्यू। देखिए उपादान अंक क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, संख्या कितनी है 23, प्लस विचलन कितना है 3 गुणा 2, उपादान अंक कितना है, उपादान अंक है 2, 3 और विचलन कितना है 3 स्क्वायर, और यहां आ जाएगी 3 की क्यूब। अब इनको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4, पहले इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 23 जोड़ देंगे तो कितने हो गए 29, इधर 3 तिये 9, 9 तिये 27 और 27 दूनी 24, 3 तिये 9, 9 तिये 27, इनको हल करेंगे 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 11, ये कितने हैं 54। इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ आधार में कितने शून्य हैं 1, तो या एक मिलेंगे, ये 4 ये 5 7 और 2 लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 7, 4 2 6 और 6 5 11, ये आपका 23 का घनफल हो गया। ये कौन सी विधि आ गई आपकी उपाधार विधि। इस तरीके से, तो इस प्रकार से आपके वर्ग और घनफल क्लियर हो गए। और अब फिर हम नेक्स्ट